हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हाई स्कूल के साइंस में जो बायोलॉजी है उसके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हाई स्कूल के साइंस में बायोलॉजी का जो पहला अध्याय है वो है लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दिया गया है, अर्थात पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के बारे में दिया गया है। जिसमें से ये पहला डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये न केवल हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए बल्कि ये तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो भी हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने का तरीका क्या होता है ये हम स्ट्रक्चर में समझेंगे। सबसे पहले मनुष्य जो होता है वो अपने हाथ से भोजन के कणों को उठा करके अपने मुख गुहिका में प्रवेश कराता है। मुख गुहिका का मतलब होता है मुख के अंदर का खाली स्थान। मुख गुहिका में जब वो भोजन के कणों को प्रवेश कराता है तो मुख के अंदर सिक्वेंशियल 4 प्रकार के दांत लगे होते हैं और जिह्वा होती है। 4 प्रकार के दांत में कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनकी संख्या 28 से 32 होती है। ये चारों प्रकार के दांत मुख गुहिका में प्रवेश किए हुए भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित करने का कार्य करती है, जिसमें जिह्वा काफी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हमारे मुख गुहिका के अंदर ही लार ग्रंथि पाई जाती है और ये लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अधोअनुग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि और कर्णपूर्व ग्रंथि। लार ग्रंथियों से लार का श्रावण होता है और हम आपको ये भी बता दें कि लार ग्रंथियों से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, यानी लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। और इस लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले लार में टाइलिन नामक एंजाइम्स होता है जो हमारे भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारे लार ग्रंथियों से निकलने वाला टाइलिन एंजाइम होता है वो मंड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मंड का माल्टोज में कन्वर्ट हो जाने के कारण भोज्य पदार्थ हमें मीठे लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम दांत के बारे में आपको एक टॉपिक और बताना चाहते हैं कि जो हमारे दांत होते हैं उसके 2 परत होते हैं। हमारे दांत के 2 परत होते हैं। ऊपर वाले परत को हम एनेमल बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डेंटाइन बोलते हैं। तो दोस्तों, हम इसी में एक बात पे ये भी ध्यान देंगे कि कुछ लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, अर्थात दांतों में झनझनाहट होती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रश को अपने दांतों पे काफी तेजी से रगड़ते हैं, इसलिए ताकि उनका जो दांत है वो अच्छे से साफ हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रश को दांतों पे तेजी से रगड़ने से जो ऊपर वाला पार्ट होता है अर्थात जो एनिमल होता है ये पार्ट पूरे घिस जाते हैं और डेंटाइन वाला पार्ट सबसे ऊपर हो जाता है, अर्थात डेंटाइन वाला पार्ट वायुमंडल के संपर्क में आ जाता है। तो जब हम कुछ भी पदार्थ खाते हैं, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो, जब वो हमारे डेंटाइन से आके अटैच होता है, सटता है, तो डेंटाइन के नीचे नर्वस सिस्टम का जाल बिछा होता है। और नर्वस सिस्टम में जैसे ही कोई पदार्थ अचानक आगे टच होता है तो जी हाँ दोस्तों, नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं बहुत हल्की होती हैं और हल्की होने के नाते ये झटका देती हैं। उसी झटके को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। यानी जब कोई भी पदार्थ हमारे डेंटाइन के संपर्क में आता है तो उसके नीचे की लगी जो नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं हैं वो झटका देती हैं और झटका देने के कारण ही हमें सेंसिटिविटी महसूस होती है। उसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भोजन का पाचन हमारे मुख गुहिका से ही आरंभ हो जाता है। उसके बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरक करके नीचे आते हैं और पहुंचते हैं ग्रसनी की संरचना पे। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये ग्रसनी है। ग्रसनी एक ऐसी संरचना होती है जहां पे 2 संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रास नली और श्वास नली ये दोनों के मिलने का स्थान होती है। ग्रसनी, ग्रास नली और श्वास नली दोनों के मिलने का स्थान होती है और ग्रसनी के बीच में एक ढक्कन लगा होता है जिसे हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं। ये इपीग्लॉटिस का जो ढक्कन होता है इसे हम हिंदी में घाटी ढापन भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए क्योंकि जब हम भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो ये श्वास नली की दीवार को बंद कर लेता है और जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सीधे ही ग्रास नली में सरक आते हैं।
और जब हम वायु के कणों को शरीर के अंदर प्रवेशित कराते हैं, अर्थात जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो ये हमारे ग्रास नली को ढक लेता है और जो वायु के कण होते हैं वो हमारे श्वास नली में चले जाते हैं। हम आपको यहीं पे एक टॉपिक और बता देना चाहते हैं कि कुछ लोगों को सुनसुनी चढ़ जाती है। ऐसा कब होता है? जब लोग खाना खाते हुए ज्यादा बात करते हैं या फिर पानी पीते हुए हंस देते हैं तो लोगों को सुनसुनी चढ़ जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं अगर वो बाय द वे गलती से श्वास नली में आ जाते हैं तो लोगों को सुनसुनी चढ़ जाता है। तो हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि श्वास नली में भोज्य पदार्थों के आ जाने से ऑन स्पॉट आदमी मर भी सकता है। तो जब श्वास नली में कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी भोज्य कण आगे फंस जाते हैं तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण ना हमारे शरीर के अंदर हो पाता है और ना कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण हमारे शरीर के बाहर हो जाता है। इस सिचुएशन में होता क्या है, जब हमारे श्वास नली में कोई भी भोज्य पदार्थ फंसते हैं तो तुरंत हमारा ब्रेन हमारे डायाफ्राम को सूचना देता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक डायाफ्राम लगा होता है। तुरंत ब्रेन हमारे डायाफ्राम को सूचना देता है और डायाफ्राम स्प्रिंग की भांति होता है। पहले तो वो अपना आयतन बढ़ाता है, फिर अचानक झटका देता है। तो जब झटका देकर वो अपनी पुनः अवस्था में आता है तो वो वायु के कणों को ऊपर की तरफ फेंकता है और जब वायु की कणों को ऊपर की तरफ फेंकता है तो श्वास नली में बचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो अनावश्यक कण होते हैं, वो नाक के द्वारा या फिर मुख के द्वारा ही बाहर आ जाते हैं। तो अगर डायाफ्राम अंदर से वायु को ऊपर की तरफ ना फेंके तो आदमी ऑन स्पॉट भी हो सकता है, मर भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि मुख गुहिका से जो पचा हुआ भोजन होता है वो ग्रसनी पे पहुंचता है और ग्रसनी से पहुंचने के बाद वो ग्रास नली की सहायता से सरक करके हमारे अमाशय में आता है। अमाशय की दीवारों पर लगभग हजारों की संख्या में एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि, जिसको हम अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमाशय की दीवारों पर लगभग 10,000 की संख्या में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे एक प्रकार के रस का स्रावण होता है जिसे हम जठर रस बोलते हैं। जठर ग्रंथियों से एक प्रकार के रस का स्रावण होता है जिसे हम जठर रस बोलते हैं। उस जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमाशय की किनारों पर पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है और उस जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारी जठर ग्रंथियों से HCl नामक अम्ल का भी स्रावण होता है, अर्थात हमारी जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्रावित होते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं ये हाईली कंसंट्रेट होते हैं, यानी हद से ज्यादा अम्लीय होते हैं। ये इतने अम्लीय होते हैं कि ये किसी भी ब्लेड को आसानी से गला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, HCl जो होता है ये भी हमारे भोजन के पाचन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भोजन को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित कर देता है। अपघटित करने की बात तो है ही, लेकिन साथ में ये भोज्य पदार्थों में जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, उनको मारने में भी काफी मदद करता है। हम यहाँ पे भी आपको एक रोग के बारे में बता देते हैं। जो HCl होता है इसकी मात्रा काफी ज्यादा हो जाने पर लोगों को बदहजमी होती है, अर्थात खट्टे डेकार आते हैं। बदहजमी को हम एसिडिटी भी बोल सकते हैं। आप जानते होंगे कि एसिडिटी ज्यादातर लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसा कब होता है? जब हम टाइमली भोजन नहीं करते हैं या फिर हम कहीं रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, टाइमली भोजन हमको नहीं मिल पाता है या फिर किसी कारणवश हम 1-2 दिन भोजन नहीं करते हैं तो एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों में होता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि हमारे अमाशय के अंदर टाइमली HCl तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारे अमाशय में टाइमली HCl बनता रहता है, लेकिन जब हम टाइमली भोजन नहीं करते हैं तो HCl की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। और हम आपको अभी बताएं कि HCl एक अम्लीय पदार्थ है और आपको पता होगा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जिसके कारण हमें खट्टे डेकार आते हैं। यहीं पे हम एक रोग के बारे में भी देख लेते हैं। हमारे अमाशय के अंदर HCl की मात्रा जब काफी ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा हो जाती है, तो HCl हमारे आंतरिक पार्ट को जहां भी टच करता है, यानी अंदर के भाग में जहां भी वो छुआता है वहां पे वो घाव कर देता है। और जब हमारे शरीर के किसी आंतरिक भाग पे घाव होता है तो उसे हम अल्सर नामक रोग कहते हैं। जब हमारे शरीर के किसी आंतरिक भाग पे घाव हो जाता है तो उसे हम अल्सर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अमाशय में बचा हुआ भोजन होता है वो आगे बढ़ता है। अमाशय के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अग्न्याशय। आप जानते होंगे ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिसको हम अंग्रेजी में पैनक्रियाज भी बोलते हैं।
और अमाशय के ठीक सामने एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है यकृत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जबकि अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यकृत से भी एक प्रकार के रस स्रावित होते हैं जिसे हम पित्त रस बोलते हैं, और अग्नाशय से भी एक प्रकार के रस स्रावित होते हैं जिसे हम ट्रिप्सिन रस बोलते हैं। अग्नाशय से एक एंजाइम भी स्रावित होता है जिसे हम एमाइलेज बोलते हैं। ये ट्रिप्सिन रस, एमाइलेज और पित्त रस, ये तीनों हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय नामक थैली में जाकर स्टोरेज होता है। पित्ताशय नामक एक मांसल संरचना होती है जो यकृत से अटैच होती है, जो कि आप देख रहे हैं फिगर में। यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है ये इसी पित्ताशय की थैली में जाकर एकत्रित होता है, और अमाशय से पचा हुआ भोजन जब आगे की तरफ बढ़ता है तो अग्नाशय से निकलने वाले ट्रिप्सिन रस और यकृत से निकलने वाले पित्त रस दोनों रास्ते में उसे मिलते हैं और भोजन को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित कर देते हैं। उसके बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, अर्थात छोटी आंत में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि छोटी आंत की लंबाई लगभग 10 से 12 मीटर की होती है, बल्कि बड़ी आंत की लंबाई केवल 4 से 5 मीटर होती है। लेकिन इसका नाम बड़ी आंत और इसका नाम छोटी आंत क्यों है, इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। जो बड़ी आंत है इसका आयतन चौड़ा होता है, यानी ये मोटा होता है, इसलिए इसका नाम बड़ी आंत है। और जो छोटी आंत है इसका आयतन पतला होता है, इसलिए इसका नाम छोटी आंत है। फिर अमाशय से पचा हुआ भोजन जब हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो ये सर्वाधिक समय तक छोटी आंत में ही रहता है, क्योंकि सर्वाधिक समय तक छोटी आंत में भोजन रहने के नाते यहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो छोटी आंत में आने के बाद पृथक हो जाते हैं, क्योंकि छोटी आंत में कुछ रसांकुर होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और भोजन में उपस्थित सभी पोषक पदार्थों को अलग पृथक कर देते हैं। भोज्य पदार्थ लगभग 4 से 5 घंटे तक छोटी आंत में रहते हैं और यहाँ पर ही ये भोज्य पदार्थ सर्वाधिक समय तक रहते हैं, क्योंकि छोटी आंत एक ऐसा अंग है जहां पर सर्वाधिक समय तक भोज्य पदार्थ रहते हैं। यहाँ पर लगभग 4 से 5 घंटे तक भोज्य पदार्थों के रहने के नाते यहाँ पर उसमें उपस्थित सारे पोषक तत्व तो अलग अलग पृथक हो जाते हैं। फिर जो बचे हुए अपशिष्ट अपचित पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण हमारी बड़ी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत से होते हुए वो मलाशय में आकर, मलाशय नामक थैली में आकर स्टोरेज होते हैं। जो मलाशय नामक थैली होती है वो एक मांसल संरचना होती है जो अपशिष्ट पदार्थों को स्टोरेज अर्थात एकत्रित करने का कार्य करती है। फिर मनुष्य आवश्यकता अनुसार जब उसे जरूरत महसूस होती है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है तो वो मल द्वार की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर परित्याग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित हम आपको कुछ और रोगों के बारे में भी बताना चाहते हैं। आपको बता दें कि जो बड़ी आंत होती है ये स्प्रिंग की भात की संरचना होती है और इसमें संकुचन और प्रसरण की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि कुछ लोगों में डाइसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थात पेचिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसका कारण क्या है? जब बचे हुए अपचित पदार्थ हमारे बड़ी आंत में पहुंचते हैं तो बड़ी आंत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के नाते बड़ी आंत में जो संकुचन और प्रसरण की प्रक्रिया है वो मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जो बड़ी आंत होती है ये अपशिष्ट पदार्थों से जल को पृथक नहीं कर पाती है, और जब बड़ी आंत जल को पृथक नहीं कर पाती है तो मल के साथ साथ जल की मात्रा काफी ज्यादा निकलती है, जिसे हम डाइसेंट्री बोलते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर इसमें ना हो तो ये संकुचन और प्रसरण के दौरान जल को पृथक कर देगा और डाइसेंट्री की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के नाते बड़ी आंत संकुचन और प्रसरण नहीं कर पाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थों में जल की मात्रा काफी अधिक बनी रहती है और वो अपशिष्ट पदार्थों के साथ शरीर से बाहर निकलती है, जिसे हम डाइसेंट्री बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि हमारी बड़ी आंत का ही एक भाग है कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो कृमि रूप परिशेषिका है ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है, अर्थात अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग इसलिए है क्योंकि कृमि रूप परिशेषिका का कार्य हमारे पूर्वजों में था लेकिन हम में नहीं है। इसका कारण ये है कि कृमि रूप परिशेषिका के अंदर एक बैक्टीरिया पाए जाते थे जो सेलुलोज के पाचन के लिए आवश्यक थे। और सेलुलोज हरे पौधों की कोशिका भित्ति होती है, हमारे अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसीलिए कृमि रूप परिशेषिका हमारे लिए अवशेषी अंग है। क्योंकि हमारे शरीर में कृमि रूप परिशेषिका तो है लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया नहीं है। ये बैक्टीरिया हमारे पूर्वजों में थे क्योंकि उनमें सेलुलोज का पाचन होता था, लेकिन हमारे शरीर के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे कृमि रूप परिशेषिका में अब कोई भी बैक्टीरिया उपस्थित नहीं है।
तो कृमि रूप परिशेषिका हमारे लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गेन है, अर्थात अवशेषी अंग है। इनका वर्ग अन्य जीवों में है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, क्योंकि वो लोग घास, पेड़ पौधों को या फिर पत्तियों को खाते हैं, इसीलिए कृमि रूप परिशेषिका का कार्य अन्य जीवों में है, बल्कि मनुष्यों में नहीं है। अब इससे संबंधित हम आपको एक दो रोग और बता देते हैं दोस्तों। आप जानते होंगे कि कुछ लोगों को पाइल्स की बीमारी काफी ज्यादा होती है। पाइल्स यानी बवासीर। आप जानते हैं कि कुछ लोग बवासीर से काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि मल के साथ साथ ब्लड का भी स्राव होता है। तो पाइल्स की बीमारी होने का कारण क्या है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है, सारे पोषक तत्व तो अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर रुधिर वाहिनियां आई होती हैं। रुधिर वाहिनियों में पोषक तत्वों का स्थानांतरण हो जाता है और रुधिर के माध्यम से सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न भाग में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर रुधिर वाहिनियां आई होती हैं। कभी कभी होता क्या है, रुधिर वाहिनियों की लंबाई काफी बढ़ जाती है और रुधिर वाहिनियां पहुंच जाती हैं हमारे एनस तक। तो हम आपको बता दें, एनस के द्वारा जब मल का परित्याग किया जाता है तो रुधिर वाहिनियों के साथ रहने के नाते रुधिर वाहिनियों से भी ब्लड का स्राव होने लगता है, और हम कह सकते हैं कि मल के साथ रुधिर का भी स्राव होने लगता है। रुधिर वाहिनियों के बढ़ जाने से वो हमारे एनस तक पहुंच जाते हैं और मल परित्याग के समय उनसे रुधिर का भी स्राव होने लगता है, जिसे हम पाइल्स अर्थात बवासीर कहते हैं। इसके उपचार के लिए हम रुधिर वाहिनियों को कटवा करके छोटा करवा देते हैं, जिससे रुधिर का स्राव बंद हो जाता है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि ये जो सर्जरी की प्रक्रिया होती है, इसमें रुधिर वाहिनियों को कटवा देने से उसके बढ़ने के फिर से चांसेस होते हैं। यानी अगर कोई आदमी बवासीर का ऑपरेशन भी करवा रहा है तो उसको फिर कुछ दिन बाद बवासीर होने के चांसेस जरूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी एक रोग के बारे में हम आपको और बता देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हार्निया से काफी परेशान होते हैं। आप जानते होंगे कि हार्निया में जो विसर्ण का आयतन है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसका एक कारण है कि जब हमारे छोटी आंत की लंबाई बढ़ जाती है, छोटी आंत की लंबाई जब बढ़ जाती है तो वो नीचे की तरफ टेस्टिस में प्रवेश करने लगती है, जिससे टेस्टिस का आयतन काफी बड़ा हो जाता है, जिसे हम हार्निया नाम देते हैं। ऐसा केवल पुरुषों में होता है, क्योंकि महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में वो पेट के किनारे एकत्रित हो जाता है और थोड़ा सूजन बना लेता है। इसके भी ऑपरेशन के चांसेस होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, छोटी आंत को कटवा करके छोटा करवा दिया जाता है, जिससे हार्निया का ऑपरेशन हो जाता है और हार्निया ठीक भी हो जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि छोटी आंत को कटवा देने से शरीर के अंदर से फैट की भी कमी हो जाती है और आदमी दुबला भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब छोटी आंत की लंबाई हमारे शरीर में कम रहेगी तो हम कम भोजन ग्रहण करेंगे, जिससे हमारे शरीर में मोटापा नहीं होगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियो हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।